वेलकम टू ब्लैक रिकैप। आज की हमारी कहानी का नाम पोशंपा है। पोशंपा लाल किले में क्या हुआ। यस, एक रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी, अमेजिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर। गाने से कोई लेना देना नहीं है। इस बात की तो गारंटी है कि आज की कहानी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी बेस्ड है रियल इवेंट्स पर। 1996 में 3 औरतें, अंजना और उसकी 2 बेटियां सीमा और रेणुका ने मिलकर 50 बच्चों की किडनैपिंग की और 12 बच्चों का मर्डर। 1997 में अंजना ने जेल में ही दम तोड़ दिया और सीमा और रेणुका को मौत की सजा हुई। तो चलिए अब करते हैं इस मूवी की शुरुआत। मूवी की शुरुआती सीन में हम 2 बहनों को देखते हैं जिनका नाम रेखा और शिखा होता है। वो दोनों पोशंपा का गाना गा रही होती हैं। अब सीन बदलता है और जेल का कॉरिडोर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी मां प्राजक्ता की लाश से लिपटकर रो रही होती है। अगले दिन निखत और गुरदीप नाम के 2 लोग रेखा और शिखा की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए जेल में उन दोनों से मिलने के लिए आते हैं। जब वो दोनों जेल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले रेखा को उनसे मिलने के लिए भेजा जाता है। निखत अपना इंटरव्यू लेना शुरू करती है। वो कहती है कि आपने 1992 से 1999 के बीच 5 बच्चों की किडनैपिंग की और फिर उनसे भीख मंगवाया। अंत में आपने सभी को मार दिया। ये और ऐसे कई जुर्मों के लिए कोर्ट ने आपको 2002 में फांसी की सजा सुनाई। क्या ये सारी बातें सच है? ये सुनकर रेखा बहुत अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो कभी निखत को देर तक घूरती है, कभी हो की आवाज निकालती है, तो कभी बिल्ली की तरह आवाज निकालने लगती है। फिर वो निखत से कहती है कि उससे इज्जत से पेश आए। तब जाकर वो अपनी कहानी शुरू करती है। साल 1997 में रेखा और उसकी माँ प्राजक्ता, ये दोनों नागपुर में रह रहे होते हैं। प्राजक्ता हर दिन एक नए आदमी को अपने घर लेकर आ जाया करती थी। प्राजक्ता को ड्रग्स लेने की इतनी बुरी आदत होती है कि वो ड्रग्स के लिए कई बार पैसे न होने की वजह से अपना शरीर भी बेच दिया करती थी। वो अपनी बेटी रेखा को ठीक से खाने पीने के लिए नहीं देती थी। इससे रेखा हमेशा भगवान से मनाती थी कि जल्द से जल्द उसकी माँ मर जाए। इतनी बात बताने तक विजिटिंग आवर खत्म हो जाता है और रेखा को वापस से उसके सेल में बंद कर दिया जाता है। फिर उसे अपनी माँ प्राजक्ता दिखाई देती है। वो कहती है कि घर की बातें घर के बाहर नहीं करनी चाहिए। मैंने हम दोनों का पेट पालने के लिए वो सब किया। तुमने उन्हें कुछ बताया तो नहीं ना? इसके बाद रेखा आगे की बातें याद करने लगती है। प्राजक्ता हर दिन अच्छे से तैयार होकर बाहर जाया करती थी और वापस आते टाइम किसी टैक्सी ड्राइवर को अपने घर लेकर आ जाती थी। उन्हें घर लाने के बाद प्राजक्ता उन्हें ड्रग्स देकर पूरी तरह से बेहोश कर देती थी और उनके सारे पैसे चुरा लेती थी। इतना ही नहीं, वो उनकी अंगूठियां और चैन भी छीन लेती थी। फिर उन्हें बेहोशी की हालत में उनके सिर पर बार बार हमला करके उन्हें मार देती थी और फिर लाश को एक बोरी में भरकर अपने घर के पीछे वाले नाले में बहा देती थी। ये उसका हमेशा का काम हो गया था। अब जेल में रेखा के सामने दिख रही प्राजक्ता रेखा को डराते हुए कहती है कि क्या तुमने ये सारी बातें उन्हें बता दी है? सच सच बताओ, अगर तुमने ऐसा किया है तो वो मुझे मार देंगे। इस पर रेखा बिल्कुल डर जाती है और साफ साफ मना कर देती है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया है। तभी जेल की वार्डन वहाँ आकर रेखा को डांटने लगती है कि वो हल्ला न मचाए और चुपचाप सो जाए। अब सीन निखत और गुरदीप पर शिफ्ट होता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। गुरदीप निखत से कहता है कि उसे रेखा एक साइको लगती है। उसकी हरकतें बिल्कुल एक पागल की तरह है। इस पर निखत उसे डांटते हुए कहती है कि हमें किसी के हुलिये या रहन सहन के तरीके से उसे जज नहीं करना चाहिए। भूलो मत, उसी रेखा ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं। अब बताओ, क्या कोई साइकोपैथ ऐसा भी करेगा? इस पर गुरदीप सोच में पड़ जाता है। अगले दिन वो दोनों एडवोकेट अशोक चंद्र का इंटरव्यू लेने जाते हैं और उससे उन दोनों बहनों के बारे में बताने के लिए कहते हैं। इस पर वो एडवोकेट बताता है कि ये दोनों बहनें पहले रेलवे ट्रैक, मंदिर या फिर फुटपाथ पर पड़े हुए अनाथ बच्चों को किडनैप करती थी। फिर उनसे अलग अलग जगह पर भीख मंगवाती थी और भीख के सारे पैसे खुद ही रख लेती थी। फिर जब बच्चों से इनका काम निकल जाता तो ये लोग उन बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार देते थे। ऐसा उन्होंने तकरीबन महाराष्ट्र के 50 से 60 बच्चों के साथ किया है। अपनी डॉक्यूमेंट्री को और भी ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए निखत और गुरदीप प्राजक्ता के घर औरंगाबाद जाते हैं। वहाँ पर प्राजक्ता के घर के पास ही एक पान वाले की दुकान होती है। निखत उस पान वाले से उन तीनों के बारे में पूछती है। इस पर वो पान वाला बताता है कि 1989 में वो तीनों पास के उस घर में शिफ्ट हुए थे। प्राजक्ता की बड़ी बेटी थोड़ी अजीब थी, लेकिन छोटी बेटी बहुत चालाक थी। वो एक दुकानदार के यहाँ काम करती थी,
लेकिन एक दिन उस दुकानदार ने अपनी आंखों से प्राजक्ता को उसके दुकान में चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे खूब मारा। गुस्से में उसने शिखा को भी नौकरी से निकाल दिया। ये सब रिकॉर्ड करने के बाद निखत प्राजक्ता की लाइफ की क्लोज डिटेल्स लेने के लिए प्राजक्ता की पड़ोसी मंदा का इंटरव्यू लेने जाती है। मंदा बताती है कि मैंने ही प्राजक्ता के बारे में पुलिस को बताया था। मैं हमेशा देखती थी कि प्राजक्ता अपनी बड़ी बेटी रेखा को मारती पीटती रहती थी और वो अपनी छोटी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। ये देखकर मुझे बहुत अजीब और रेखा के लिए बुरा भी लगता था, इसलिए मैंने पुलिस को बुलाया। ये सुनकर अगले ही दिन निखत प्राजक्ता की छोटी बेटी शिखा का इंटरव्यू लेने जाती है। वैसे तो अब तक दोनों बहनें एक ही सेल में रह रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही उन दोनों को अलग किया गया था। निखत शिखा से पूछती है कि उसने पहली बार चोरी कब की थी। अब शिखा अपनी तरफ की कहानी सुनाने लगती है। साल 1983 में प्राजक्ता को उसके पति ने उसकी दोनों बेटियों के साथ अपने घर से निकाल दिया। प्राजक्ता दर दर की ठोकर खाने लगी और उसकी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई। इसलिए प्राजक्ता ने अपनी दोनों बेटियों को एक ही चीज सिखाई कि लाइफ में जो भी पसंद आए उसे छीन लो, और इसी कारण रेखा और शिखा को बचपन से चोरी करने की आदत लग गई। प्राजक्ता अक्सर रेखा को मारा करती थी और शिखा अपनी बहन को बचाया करती थी। इतने में ही विजिटिंग आवर खत्म हो जाता है और शिखा अपने सेल में जाकर एक किताब पढ़ने लगती है और बहुत गुमसुम सी रहने लगती है। अगले दिन निखत और गुरदीप फिर आते हैं और रेखा से आगे की कहानी पूछते हैं, तो रेखा बताती है एक रात प्राजक्ता एक लॉरी ड्राइवर को अपने साथ अपने घर ले आई और उसे ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया। फिर जब वो उस लॉरी ड्राइवर की अंगूठी निकाल रही होती है कि तभी उस ड्राइवर को होश आ जाता है और वो प्राजक्ता को बहुत मारता है। प्राजक्ता को मार खाता देख रेखा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो लॉरी ड्राइवर रेखा को ड्रग्स का ओवरडोज इंजेक्ट कर देता है। ये देखकर प्राजक्ता भागती हुई रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाती है और रेखा मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। उस दिन प्राजक्ता ने कसम खाई कि वो अब से कभी ड्रग्स नहीं लेगी। वो फिर काम ढूंढते ढूंढते एक आर्मी ऑफिसर के घर में नौकर का काम करने लगती है। इस आर्मी ऑफिसर का नाम धर्मेश देश पांडे होता है। आगे चलकर धर्मेश प्राजक्ता से शादी कर लेता है और तब जाकर शिखा पैदा होती है। उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। इसके बाद सीन बदल जाता है और धर्मेश के सुपीरियर को दिखाया जाता है, जिसके पास निखत और गुंदेप गए होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। वो उन्हें बताता है कि धर्मेश एक बुद्धू था, उसने अपनी ही नौकर को अपनी बीवी बना लिया। प्राजक्ता तो धर्मेश के स्टैंडर्ड की कभी थी ही नहीं, और ये बात धर्मेश को उस रात की पार्टी में पता चली जब प्राजक्ता ने वहाँ पार्टी में चोरी की। धर्मेश बहुत एम्बेरेस्ड फील करने लगा और उसी दिन उसने प्राजक्ता को धक्के मारकर अपने घर से निकाल दिया। उसके बाद निखत और गुंदीप वापस से रेखा का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वो दोनों इस बार रेखा से उसके पिता के बारे में पूछते हैं। इस पर रेखा बताती है, मेरे पिता बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने मेरी माँ को अपनाया था, लेकिन मेरी माँ मेरे पिता की बिल्कुल भी लायक नहीं थी। वो भरोसे की बिल्कुल भी काबिल नहीं थी। वो सबका भरोसा तोड़ देती थी। अच्छा ही हुआ कि मेरे पिता ने मेरी माँ को छोड़ दिया। जब हमें जेल हुई उसके 2 साल बाद ही मेरे पिता चल बसे। मेरी माँ तो पहले ही मर गई, अब किसी दिन हम भी मर जाएंगे। इसके बाद रेखा वापस से अपने सेल में चली जाती है और वो ये सोच रही होती है कि उसकी माँ प्राजक्ता वहाँ पर बैठी हुई है और रेखा उसके पैर दबा रही है। अब अगले दिन निखत और गुंदीप शिखा का इंटरव्यू लेते हैं। शिखा उन्हें बताती है कि धर्मेश के यहाँ से निकाले जाने के बाद वो तीनों चोरियां करने लगी थी। एक दिन प्राजक्ता को किसी ने मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद मंदिर की औरतों ने प्राजक्ता को बहुत पीटा। उसी मंदिर की सीढ़ियों पर प्राजक्ता अपनी दोनों बेटियों के साथ बैठी हुई सोच रही थी कि आगे क्या करे। उसी टाइम शिखा बार बार प्राजक्ता से खाना मांगने लगती है और उसी वक्त एक अनजान लड़की भी प्राजक्ता के पास आकर उससे खाना मांगने लगती है। ये देखकर प्राजक्ता गुस्सा हो जाती है और उस अनजान लड़की को एक सुनसान जगह पर ले जाकर पत्थर से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। फिर वो रेखा और शिखा से कहती है कि अगर अब दोबारा उन दोनों में से किसी ने भी उसे खाने के लिए परेशान किया तो वो उसे भी मार देगी। अब सीन चेंज होता है और निखत को रेखा और शिखा की फाइल में एक बहुत अजीब चीज दिखती है। असल में कुछ सालों पहले प्राजक्ता ने एक FIR दर्ज करवाई थी एक चाय वाले के खिलाफ, जो उसकी बेटी के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये डाउट मन में लिए हुए निखत और गुंदीप अगले ही दिन इंस्पेक्टर गवित के पास जाते हैं। इंस्पेक्टर उल्टा उन्हें ही सिखाने लगता है कि क्रिमिनल्स को क्या जरूरत है पुलिस प्रोटेक्शन की। उनका केस सॉल्व करने से अच्छा होगा
कि किसी जेन्युइन सिटीजन का केस सॉल्व कर लिया जाए। अब दूसरे दिन निखत और गुंदीप वापस से रेखा का इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं। निखत रेखा से उस चाय वाले के बारे में पूछती है तो रेखा कहती है, जैसे तुमने झुमके पहने हैं ना, वैसे ही मेरी माँ ने एक दिन मुझे भी सुंदर से झुमके देने का वादा किया था, लेकिन उसके बदले मुझे विनीत को मारने के लिए कहा था उसने। विनीत मेरे पिता धर्मेश की दूसरी बीवी का बेटा था, मेरा सौतेला भाई। 1992 में प्राजक्ता एक बार फिर अपनी बेटियों को लेकर औरंगाबाद जाती है धर्मेश के पास, लेकिन तब तक धर्मेश ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी होता है विनीत नाम का। प्राजक्ता धर्मेश के घर के पास में ही एक जगह किराए पर रहने लगती है और उसकी दोनों बेटियां विनीत से मिलने जाना शुरू कर देती है। अब निखत और गुंदीप धर्मेश की बड़ी बहन का इंटरव्यू लेने जाते हैं, क्योंकि धर्मेश की लाइफ के बारे में उसकी बहन ही बता सकती थी। उसकी बड़ी बहन कहती है कि मुझे पहले से ही प्राजक्ता पसंद नहीं थी, वो मेरे भाई के बिल्कुल लायक नहीं थी, लेकिन उसकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी थी। उसमें से एक बेटी विनीत को बहुत मानती भी थी, लेकिन दूसरी वाली विनीत को देखना भी पसंद नहीं करती थी। और एक दिन तो उसने ये कहकर वो रोने लगी। उसके बाद निखत और गुंदीप शिखा का इंटरव्यू लेने जाते हैं। निखत उससे पूछती है कि वो चाय वाला किसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। इस पर शिखा बताती है कि वो मैं ही थी जिसके साथ उस चाय वाले ने गलत काम किया। मैंने जब कंप्लेन लिखवाई तो भी कुछ नहीं हुआ, वो आदमी आज भी खुला घूम रहा है, आप लोग मेरी मदद कीजिए। इसके बाद रात होते ही शिखा एक वार्डन का फोन मांगकर रेखा को कॉल करके कहती है कि कल रात मेरे सपने में माँ आई थी, उसने कहा कि घर की बातें बाहर नहीं करनी है, लेकिन मैंने उन रिपोर्टर्स को सब सच सच बता दिया, तुम भी बिल्कुल वैसे ही करना। ये सुनने के बाद रेखा को लगता है कि उसकी माँ उसे पीछे से गुस्से में घूर रही है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वही दूसरी तरफ कोई शिखा को छत से धक्का दे देता है, जिससे उसे बहुत चोट आ जाती है। वो घबराती हुई उस वार्डन के फोन से निखत को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैम, आपने तो कहा था कि सच बताने से मेरी सजा कम हो जाएगी, लेकिन किसी ने मुझे आज मारने की कोशिश की है, आप लोग प्लीज मुझे मेरी बहन से मिलवा दीजिए। निखत और गुंदीप अब किसी भी तरह शिखा को रेखा से मिलवाने में लग जाते हैं और सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं। फिर वो दोनों वापस से प्राजक्ता की पड़ोसी मंदा का इंटरव्यू लेने जाते हैं। वो मंदा से पूछते हैं कि उसने पुलिस कंप्लेंट की क्यों थी। इस पर मंदा बताती है कि प्राजक्ता के घर से रोज आवाजें आती रहती थी, लेकिन एक दिन बहुत शांति थी। तभी प्राजक्ता एक छोटे बच्चे को अपने घर में लेके जा रही थी और ये बच्चा विनीत था। प्राजक्ता उसे अपने घर पर किडनैप करके लाने के बाद मार देती है। मैंने पुलिस बुला दी थी, इसलिए पुलिस ने रंगे हाथों प्राजक्ता को पकड़ लिया और जब रेखा वहाँ से भाग रही थी तो उसे भी उन लोगों ने पकड़ लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि निखत और गुंदीप के रिक्वेस्ट के बाद शिखा को रेखा से मिलने के लिए अलाउ कर दिया जाता है। शिखा आती है और रेखा से थोड़ी देर कुछ कहकर उसे गले लगाकर चली जाती है। रेखा जब वापस से अपने सेल में जाती है तो उसे उसकी माँ और बाकी वो सारे बच्चे दिखने लगते हैं जिसका उन लोगों ने खून किया था। इसलिए तंग आकर रेखा फांसी लगा लेती है। ये बात जानकर शिखा बहुत दुखी होती है। अब बस शिखा के बताए हुए इवेंट्स पर ही डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होती है। उस डॉक्यूमेंट्री के लास्ट में शिखा कहती है कि पहले मेरी माँ मरी, फिर मेरा बाप और अब मेरी बहन भी मुझे छोड़कर चली गई। मर्डर्स और क्राइम्स मेरी माँ और बहन ने किए, लेकिन इस बीच मैं फंस गई। मेरे साथ किसी ने गलत काम करने की कोशिश भी की, लेकिन सबने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि मैं एक अपराधी हूँ। क्या एक अपराधी कभी किसी अपराध का शिकार नहीं हो सकता? आप लोग अगर मेरी मदद करेंगे तो मेरे गुनहगार को सजा होगी और मैं माफीनामा भी लिखकर कोर्ट में पेश करूंगी। ये देखकर निखत और गुंदीप बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम निखत को पुलिस ऑफिसर गवित का कॉल आता है और वो कहता है कि मैम, आपने पूरा केस उल्टा समझ लिया है। चाय वाले ने जिस लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश की थी वो रेखा थी, न कि शिखा। ये सुनकर निखत का तो सिर ही घूम जाता है। वो तुरंत धर्मेश की बड़ी बहन को फोन लगाकर पूछती है कि मैम, कौन सी बहन विनीत को मानती थी और कौन सी उसे पसंद नहीं करती थी। इस पर धर्मेश की बड़ी बहन बताती है कि रेखा विनीत को बहुत मानती थी, लेकिन शिखा विनीत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। ये सुनने के बाद निखत और गुंदीप को रियलाइज होता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एक असली गुनहगार पर बना दी और बेगुनाह तो कब की मर गई। इसके बाद एक सीन दिखाया जाता है
जिसमें हम देखते हैं कि शिखा ने ही उस बच्ची को मारा था जिसे प्राजक्ता एक सुनसान जगह घसीट कर ले गई थी। विनीत को भी शिखा ने ही मारा था और फिर पुलिस की आते ही चाकू प्राजक्ता के हाथ में पकड़ा दिया। उस दिन जेल में शिखा खुद से ही छत से कूदी थी ताकि वो निखत का भरोसा जीत सके। रेखा से मिलने के बाद भी उसने रेखा से यही कहा कि वो खुद को जेल से आजाद कर लेगी और बच्चों को किडनैप करके उनसे भीख मंगवाने का प्लान भी शिखा का ही था। यानी कुल मिलाकर शिखा ही असली कल्प्रिट थी, लेकिन उसकी वजह से उसके पूरे परिवार की जान चली गई और वो सबकी नजरों में इनोसेंट प्रूव हो गई। और फाइनली यहीं पे हमारी कहानी होती है खत्म। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो भर भर के लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।